हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 34 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। वेदांश इस वक्त अपने प्राइवेट बार में बैठा था। टेबल पर शराब की आधी खाली बोतल पड़ी थी और उसका बाकी हिस्सा उसके भीतर उतर रहा था। हर घुट के साथ जैसे वो अपने अंदर के जहर को और गहरा कर रहा था। उसकी आंखें नम थी, पर उनमें सिर्फ आंसू नहीं, एक बेतहासा दर्द भी झलक रहा था। दिल धड़क नहीं रहा था, बस तड़प रहा था। उसके आंखों के सामने सिर्फ पुरानी मन्नत नाच रही थी, वह मन्नत जो कभी उसके प्यार में पागल थी। अचानक सोचते सोचते उसे वह दिन याद आया जब मन्नत ने उससे कहा था, वी, आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं, देखिएगा मैं आपसे एक दिन बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर, और आप मुझे ढूंढने जरूर आएंगे, लेकिन मैं आपको मिलूंगी नहीं। वेदांश की आंखों में गुस्सा था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। उसने तंज करते हुए कहा था, अभी भी तुम्हें मुझसे उम्मीद है? किस गलत फहमी में जी रही हो तुम? मार्क माई वर्ड्स, तुम कहीं भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें ढूंढना तो दूर, तुम्हारी खबर लेना भी जरूरी नहीं समझूंगा। मेरी बहन, मेरी माँ, कियारा, कोई भी मेरा करीबी नहीं है जिसे तुमने हर्ट ना किया हो। मुझे तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत है। मन्नत की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन वेदांश को कोई फर्क नहीं पड़ा था। यही सोचते हुए वो अपने अतीत से बाहर आया। वो आखिरी लफ्ज गूंजते ही बार की खामोशी और भारी हो गई। वेदांश ने गिलास उठाया, झटके से खाली किया, पर इस बार शराब नहीं, आंसू उसके गले से उतर गए। उसकी आंखें अब और भी लाल थी, जैसे अपने ही किए का हिसाब मांग रही हो। वो कांपते हाथों से बोतल फिर उठाता है और दर्द की एक और घूंट निगल लेता है। इधर गिफ्ट सेंटर के अंदर हल्की सी भीड़ थी। चारों तरफ रंग बिरंगे गिफ्ट पैक, सजावट की लाइटें और हल्की खुशबू फैली हुई थी। मन्नत और पंखुरी शॉपिंग में बिजी थे। देख मन्नत, यह वॉच दादाजी के लिए कैसी रहेगी? पंखुरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मन्नत ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छी है, लेकिन मैं उन्हें कुछ और खास देना चाहती हूँ पंखु। वह कुछ देर तक गिफ्ट्स में देखती रही, फिर एक पुरानी लकड़ी के बॉक्स जैसी घड़ी पर उसकी नज़र टिक गई। बस यही सही रहेगा, उसने धीरे से कहा। वह बॉक्स उसने बुक करवा दिया। वहीं पास खड़ी पंखुरी भी दादाजी के लिए एक प्यारा सा फोटो फ्रेम चुन रही थी, लेकिन जब सेल्स गर्ल गिफ्ट पैक करने लगी तो उसने धीरे से एक और छोटी सी डिब्बी अलग से दिखा दी। इसे भी पैक कर दीजिए, लेकिन मन्नत को मत दिखाइएगा। सेल्स गर्ल मुस्कुरा दी। पंखुरी ने एक पल के लिए मन्नत को देखा, जो अब काउंटर की तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, जैसे भीतर बहुत कुछ दबा रखा हो। पंखुरी के मन में एक पुरानी याद कौंधी, जिस दिन दादाजी का जन्मदिन होता है उस दिन तेरा भी तो होता है मन्नू। वह मन ही मन सोचने लगी, लेकिन तू अपना बर्थडे याद ही कहाँ करती है? कभी सेलिब्रेट नहीं किया तूने। मुझे याद है, बोर्डिंग स्कूल में भी तेरे लिए वो दिन बस एक आम दिन जैसा होता था। कोई तुझे विश नहीं करता था और तू किसी को करने भी नहीं देती थी। यहाँ तक कि जब दादाजी ने एक बार फ़ोन किया था, तूने उन्हें भी मना कर दिया था। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। लेकिन मैं हर साल तुझे गिफ्ट देते आई हूँ मन्नू, उसने मन ही मन कहा। आज भी दूंगी, क्योंकि आज यही दुआ है मेरी कि इस साल का जन्मदिन तेरे लिए कुछ अलग हो, बहुत खास, बहुत स्पेशल हो। वह चुपचाप गिफ्ट काउंटर पर बढ़ी और दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की, बस इस बार कबीर तुझे मना ले मन्नू। जानती हूँ तू इतनी आसानी से उन्हें माफ़ नहीं करेगी। सच में मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, पर उम्मीद तो कर सकती हूँ कि ये साल तेरा हो और सिर्फ तेरा। गिफ्ट सेंटर से निकलते निकलते शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्की नारंगी रोशनी तैर रही थी और सड़क की लाइटें एक एक कर जलने लगी थी। मन्नत ने थके हुए अंदाज में कहा, सच में यार बहुत थक गई हूँ। गिफ्ट देखने में ही जैसे सारी ताकत निकल गई। पंखुरी ने मुस्कुराते हुए हल्के से उसे चपेट मारी। तू और तेरी थकान मन्नू, अगर कोई काम तेरे मूड के खिलाफ हो तो तू हमेशा थक जाती है। मन्नत ने हंसते हुए कहा, बस करना यार, बहुत बोलती है तू।
ठीक है चल, अब रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, पंखुरी ने कहा। मन्नत ने सिर हिलाया। नहीं यार, मुझे फार्म हाउस लौटना होगा। मिस्टर राठौर मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। पता नहीं कल रात से अचानक कहाँ गायब हो गए। शायद अब तक लौट आए होंगे। उन्हें भी भूख लगी होगी। मैं जल्दी से जाकर उनके लिए कुछ बनाती हूँ। पंखुरी यह सुनते ही जोर से हंस पड़ी। क्या हुआ, हंस क्यों रही है? मन्नत ने भौवें चढ़ाई। पंखुरी ने मुस्कुराकर कहा, ओ मेरी जान, मैं अपनी मन्नू को देख रही हूँ, जो अब मिस्टर राठौर की इतनी चिंता करने लगी है। वैसे बनती भी है तेरी चिंता। आखिर उन्होंने तुझसे शादी करने का फैसला जो किया है। यह सुनते ही मन्नत का चेहरा लाल हो गया। सटअप पंखुरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद उन्होंने जोश में कह दिया हो। मैं जानती हूँ उन्हें। पंखुरी ने भी मजाकिया लहजे में कहा। ठीक है, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही हूँ। बीवी होने का फर्ज निभाना पड़ता है ना। मन्नत ने पलटकर कहा। बस कर अब। पंखुरी ने शरारती मुस्कान के साथ बात बढ़ाई। अच्छा बता, आज क्या बनाएगी? कहीं फिर से उपमा तो नहीं बना देगी जिसमें तूने ढेर सारा नमक डाल दिया था? मन्नत ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज मैं बहुत बढ़िया बनाऊंगी, यूट्यूब से देखकर। पंखुरी ठहाका लगाते हुए बोली। सच में मैं तेरे हाथों का खाना कैसे भूल सकती हूँ। मैं तो यह सोच रही हूँ कि मिस्टर राठौर में बहुत हिम्मत है, जो तेरे हाथों का बनाया खाना उन्होंने बड़े प्यार से खा लिया मेरी जान। दोनों फिर हंस पड़ी। फिर पंखुरी ने कहा, ठीक है अब मैं चलती हूँ, तू भी जा, और हाँ आज कुछ अच्छा पकाना। मन्नत मुस्कुराई। ठीक है मैडम, अब तू जाएगी? दोनों अपने अपने रास्ते निकल गई। पंखुरी अपने घर की ओर और मन्नत उस शख्स की ओर जिसका जिक्र आते ही उसके चेहरे पर अनजानी लाली और दिल में एक हल्की धड़कन उतर आती थी। फार्म हाउस में हल्की रोशनी जल रही थी। हर कोना जैसे किसी इंतजार में चुप था। मन्नत ने अंदर कदम रखते ही आसपास नजरें दौड़ाई। मिस्टर राठौर, उसने धीमे से पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। उसने लंबी सांस लेकर खुद से बड़बड़ाया, अभी तक लौटे नहीं, ये क्या बात हुई? मैं यहाँ उनकी केयर के लिए रुकी हूँ, लेकिन लगता है अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उन्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं रही। वह कुछ पल के लिए रुकी, सोच में डूब गई। शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर खुद ही सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, बिना उन्हें बताए जाना ठीक नहीं होगा। उसने अपना फ़ोन उठाया और वेदांश का नंबर डायल किया। फ़ोन कई बार बजा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मन्नत ने धीमे से सांस छोड़ी। शायद बिजी होंगे। वह वहीं सोफे पर बैठ गई और अनजाने में अमृता की बातें याद आने लगी। वह तुमसे बेहद प्यार करता है मन्नत, तुम बहुत लकी हो। वेदांश जैसा प्यार करने वाला हर किसी को नहीं मिलता। अपने प्यार को कभी मत खोना। उन शब्दों की गूंज उसके मन में देर तक रही। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उतर आई। पता नहीं प्यार है या उनका कुछ और, उसने खुद से कहा, पर उनके बिना सब कुछ कितना अधूरा लगता है। कहाँ हैं आप मिस्टर राठौर? वह उठी और बोली, बहुत भूख लगी है मुझे, पहले फ्रेश हो जाती हूँ, फिर अपने और उनके लिए कुछ बनाती हूँ। फ्रेश होकर जब वो किचन में आई तो हल्के से हंसते हुए बोली, आज मैं पंखू को साबित करके दिखाऊंगी कि मैं भी अच्छा बना सकती हूँ। उसने अपना मोबाइल निकाला और यूट्यूब खोला। रेसिपी वीडियो चलाकर वह बड़े ध्यान से हर स्टेप फॉलो करने लगी। कभी स्क्रीन देखती तो कभी चम्मच चलाती। 2 से 3 घंटे तक किचन में बर्तनों की खनक, मसालों की खुशबू और हल्की सी गुनगुनाहट गूंजती रही। जब आखिरकार वो फ्री हुई तो थकान के बावजूद उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। इस बार सब परफेक्ट बनेगा, उसने धीमे से कहा। मन्नत ने अपने बालों को पीछे करते हुए मुस्कुराकर कहा, वाह मन्नत, आज तो तूने कर दिखाया। आखिरकार बनाना सीख ही लिया तूने खाना। वो खुद से बात करते हुए बोली, वैसे तो मिस्टर राठौर हमेशा घास फूसी खाते हैं, लेकिन आज उनको अपने हाथों से बना इंडियन फूड खिलाऊंगी, पनीर कोरमा और फ्राइड राइस। उसकी आंखों में एक चमक थी। अगले ही पल जैसे ही उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई, अचानक उसका चेहरा उतर गया। ओ गॉड, उसने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, यह मैंने क्या कर दिया है? ऐसा लग रहा है पूरा किचन जैसे किसी तूफान से गुजरा हो। टेबल पर बिखरे मसाले, सिंक में पड़े बर्तन और फर्श पर गिरे हुए चावल देखकर वो खुद हंस पड़ी। 3 घंटे लगा दिए और नतीजा ये हुआ, उसने सिर हिलाते हुए कहा।
मन्नत ने फिर गहरी सांस ली। अब तो मुझे ही सब साफ करना होगा, वरना अगर मिस्टर राठौड़ ने देख लिया तो। मुझे अच्छी तरह से याद है, उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा नहीं था कि वेदांश के फार्म हाउस पर नौकर नहीं थे, लेकिन वेदांश ने उन्हें ज़्यादातर समय रहने से मना किया था। वो अपना काम करते और निकल जाते। मन्नत बिना सोचे तुरंत झाड़ू उठा ली और सफाई में लग गई। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी मैम, मैं अंदर आ जाऊँ? मन्नत ने पलटकर देखा, एक नौकरानी खड़ी थी। उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक गॉड कि तुम आ गई। जल्दी से सब साफ कर दो, वरना मिस्टर राठौर मुझे किचन से ही निकाल देंगे। नौकरानी हंसते हुए बोली, ठीक है दीदी, लेकिन अगली बार खाना बनाते वक्त हमें भी बुला लेना, वरना ये हाल फिर हो जाएगा। मन्नत ने भी हंसते हुए कहा, पक्का, अगली बार टीम वर्क होगा। मन्नत ने बड़ी सादगी से डाइनिंग टेबल पर खाना सजाया। पनीर कोरमा की खुशबू पूरे हॉल में फैली हुई थी। वो बार बार घड़ी की ओर देखती। अब तक तो आ जाना चाहिए था मिस्टर राठौर को, उसने खुद से बड़बड़ाया। 8 बज गए, फिर 9। वो अब भी इंतज़ार करती रही। 10 बजते बजते उसका चेहरा थकान से ढल गया, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। शायद ट्रैफिक में फंसे होंगे। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। घड़ी ने जब 12 बजाए तब मन्नत की पलकों ने हार मान ली। वह कुर्सी पर ही सिर टिकाकर सो गई। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कि वो किसी सुकून भरे ख्वाब में खो गई हो। उसी वक्त फार्म हाउस के बाहर एक काली कार आकर रुकी। इंजन की आवाज़ कुछ पल में थम गई। दरवाज़ा खुला और वेदांश उतरा। काली शर्ट की बटन खुले थे, आंखें लाल और चेहरे पर थकान के साथ नशे का असर साफ झलक रहा था। वो लड़खड़ाते हुए अंदर आया, चारों तरफ नजरें दौड़ाई। हर चीज़ वैसी ही थी जैसे उसने छोड़ी थी, सिवाय उस एक नज़ारे के। डाइनिंग टेबल के पास बैठी मन्नत सोई हुई थी, सुकून से भरी और मासूम। वेदांश कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर आई। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और उसके पास बैठ गया। उसका चेहरा ध्यान से देखने लगा, बेफिक्र, शांत और निश्चल, जैसे दुनिया के सारे दर्दों से परे हो। लेकिन फिर भी कुछ तो था जो अधूरा था। वेदांश की आंखों में वही तलाश झलक रही थी। उसमें वह पुरानी मन्नत को ढूंढ रहा था जो कहीं खो गई थी। उसकी आंखें एक बार फिर धीरे धीरे नम होने लगी। मन्नत गहरी नींद में थी। उसे तो एहसास भी नहीं था कि वेदांश उसके पास बैठा है, उसे इतने दर्द से निहार रहा है। वेदांश के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई और वो धीरे से बुदबुदाया, मैं आपसे नज़रें नहीं मिला पाऊंगा जान। मैंने सब खो दिया है, आपका भरोसा, आपका प्यार, आपकी जिद, आपका मुझसे लड़ना, मुझसे शिकायत करना, सब कुछ। उसने अपनी उदास आंखें मन्नत के चेहरे पर टिकाई। आज समझ आया, जब भी आप मुझे देखती थी तो उन नज़रों में कोई भरोसा नहीं था, बस सवाल थे। मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूँ, शिकायत तो मुझे खुद से है। वेदांश ने एक गहरी कांपती सांस ली। मैं माफिया वर्ल्ड का किंग हूँ, लेकिन आज मुझे अफसोस है कि मैं क्यों माफिया वर्ल्ड का किंग हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने खुद को कभी इतना बेबस नहीं पाया था। मैं पूरी तरह से खोखला निकला जान। मैं चाहता तो आपको एक दिन में ढूंढ सकता था, लेकिन नहीं किया। यह सोचकर ही मुझे खुद से नफरत होती है। क्यों मैं इतनी नफरत में डूब गया था कि मैंने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि आप कहाँ थी और किस हाल में थी। जब भी सोचता हूँ मेरे अंदर एक खालीपन उतर आता है। ऐसे में मैं कैसे आपसे नज़रें मिला पाऊँगा। लेकिन देखिए ना, आपसे दूर भी नहीं जा पा रहा हूँ। उसके होठ मन्नत के माथे के करीब पहुँचे। आप नहीं जानती कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, शायद इतना कि आपको देखे बिना मुझे मौत भी ना मिले। फिर अगले ही पल उसकी आंखों में खून उतर आया। उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया और उसकी आवाज़ में एक भयानक दृढ़ता झलक पड़ी। वादा है मेरा आपसे, मौत से पहले मैं कहर बनकर उन दोनों पर टूटूंगा। आपके हर आंसू, हर उस दर्द का बदला लूँगा। आपकी आंखों में अपने लिए वापस विश्वास यदि नहीं पाया तो उस दिन वेदांश राठौर का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। फिर वह मन्नत को बड़े ही सावधानी से अपनी बाहों में उठाया और कमरे में ले जाकर प्यार से बेड पर रख दिया।
जैसे ही वो वापस जाने की कोशिश करने लगा, मन्नत नींद में ही उसकी उंगली पकड़ लेती है, मानो उसे जाने से रोक रही हो। यह देख वेदांश के चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कान खिल गई। फिर वह उसके बगल में लेट गया और धीरे धीरे उसका चेहरा निहारने लगा। उसकी पूरी दुनिया मन्नत ही थी। मन्नत के बिना वो खुद को अधूरा महसूस करता था। उसके बिना तो उसका वजूद भी कुछ नहीं था। लेकिन जिस दर्द से अभी वह गुजर रहा था, वह दर्द भी मन्नत को नहीं बता सकता था। सुबह की हल्की धूप कमरे में आ रही थी। मन्नत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। खुद को बेड पर पाकर उसने पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई, लेकिन उसके उठने से पहले ही वेदांश वहां से जा चुका था। वह उसका सामना करने से बच रहा था। मन्नत समझ गई कि वह बेड पर कैसे आई, इसलिए वह जल्दी से कमरे से बाहर हॉल में आ गई, यह सोचकर कि वेदांश वहां होगा। लेकिन हॉल खाली था। यह देखकर उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया। वह धीरे से बुदबुदाई, क्या मिस्टर राठौर, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं? लेकिन क्यों? उसकी आंखें हल्की नम हो गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो भी अपने ऑफिस के लिए निकल गई। वहीं दूसरी ओर राव अपना लुक पूरी तरह से बदलकर वेदांश के ऑफिस की बिल्डिंग के सामने खड़ा था। उसका हुलिया इस तरह बदला हुआ था कि शायद ही कोई पहचान पाता कि वह असल में कौन है। वह यहाँ पर्सनल बॉडीगार्ड के इंटरव्यू के लिए आया था, जिसके लिए वेदांश की कंपनी ने अभी हाल में ही आवेदन निकाला था। उसके चेहरे पर सातिर मुस्कान थी। वह धीरे से बुदबुदाया, आज तुम्हारा और मेरा सामना होकर ही रहेगा वेदांश राठौर। बहुत सालों बाद मैं तुम्हें देखूंगा, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर ही तो मैं तुम्हारी मौत बनूंगा। और फिर वो एक गहरी सांस लेकर वेदांश की कंपनी के अंदर चला गया। वेदांश अपने आलीशान ऑफिस के केबिन में बैठा था और उसके सामने राव, जो अब रमेश बन चुका था, खड़ा था। मयंक ने उत्साह से कहा, वेद, तुम्हारा नया बॉडीगार्ड। यह हमारी सोच से भी बहुत आगे है। इसकी ट्रेनिंग और स्किल्स टॉप लेवल का है। वेदांश के चेहरे पर इस वक्त एक रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी और चौकस थी। वही राव अपने मन में सोच रहा था, बेवकूफ़ किंग, मुझे पहचान तक नहीं पाया। क्या तू सच में किंग है? तू किंग बना? तुझे किसने बनाया? हाँ, उस ब्लैक बुक की वजह से तू किंग बन गया, लेकिन अब ज़्यादा देर तक किंग बनकर नहीं रह पाएगा। ब्लैक बुक बहुत जल्द मेरा होगा और तेरी गर्दन मेरे हाथों में होगी। राव अभी भी इन्हीं विचारों में डूबा था। तभी वेदांश के मुंह से अचानक एक शब्द निकला, ऐसा सब सोचते हैं। यह सुनते ही राव के चेहरे का रंग उतर गया। एक पल के लिए वो हकलाया, लेकिन फिर खुद को तुरंत नॉर्मल करते हुए बोला, जी बॉस, मैं कुछ समझा नहीं। वेदांश की मुस्कान और भी गहरी हो गई। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि तुम्हें समझना पड़े। वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया? वेदांश ने पूछा। जी रमेश, राव ने बेपरवाही दिखाने की कोशिश की। वेदांश थोड़ा सख्त होकर बोला, वेरी गुड रमेश, आज से, इनफैक्ट अभी से तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। जी बॉस, राव ने कहा और वहां से बाहर चला गया। जैसे ही वो गया, वेदांश और मयंक दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर इस वक्त मुस्कान थी और वह मुस्कान बहुत कुछ कह रही थी, बिना शब्दों के, सिर्फ नजरें और भावनाओं से। वही मन्नत अपने ऑफिस में थी, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी काम पर नहीं था। उसकी नजरें खालीपन में खोई थी और दिमाग कहीं और ही था। हर पल वो वेदांश के बारे में सोच रही थी। अचानक किसी ने उसकी ओर आवाज़ दी, मन्नत। वह अपनी तंद्रा से उठकर नजरें उठाई और देखी तो सामने आयुष खड़ा था। अपने सामने आयुष को देखकर मन्नत सोचने लगी, ओ गॉड, आयुष पक्का आलिया के बारे में पूछेगा, लेकिन मैं कैसे इसे आलिया के बारे में अभी बताऊं? आयुष उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर समझ गया कि मन्नत क्या सोच रही है। वह बोला, मन्नत देखो, तुम जो मुझसे छुपा रही हो, प्लीज़ मेरा वह जानना बहुत ज़रूरी है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? आलिया के बारे में प्लीज़ मुझे कुछ तो बताओ। मन्नत उसके सवाल सुनकर चुप हो गई थी, क्योंकि वो आलिया के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाह रही थी। तभी वहाँ पंखुड़ी और वैभव की एंट्री हुई। क्या चल रहा है यहाँ? वैभव ने पूछा। मन्नत ने उन दोनों को देखकर राहत की सांस ली। थैंक गॉड, आयुष के सवालों से बच गई। वहीं आयुष के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन झलक रहा था। एक तो वह बेचारा
कितने दिनों से मन्नत से मिलने की कोशिश कर रहा था और आज जब मुलाकात हुई तो कोई ना कोई बीच में आ ही जा रहा था। तभी वैभव ने कहा, एक तो वह बेचारा कितने दिनों से मन्नत से मिलने की कोशिश कर रहा था और आज जब मुलाकात हुई तो कोई ना कोई बीच में आ ही जा रहा था। तभी वैभव ने कहा, बहुत दिनों बाद हम चारों एक साथ हैं, क्यों ना आज शाम डिनर पर चलते हैं। बोलो, क्या बोलते हो तुम सब। मन्नत ने सुबह से कुछ नहीं खाया था और ना ही पानी लिया था। मन उदास होने की वजह से उसका मन ही नहीं हुआ था, इसलिए उसे भूख तो लगी थी। उसने झट से कहा, हाँ चलते हैं, सच में मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। तभी पंखुड़ी बोली, सॉरी गाइज, मैं नहीं जा सकती हूँ, बल्कि मैं तो अटेंडेंस देने आई थी, मुझे अब निकलना होगा। यह सुनकर तीनों की भवें खिंच गई। क्यों? तीनों ने साथ ही पूछा। अरे ऐसे मत देखो, आज करवा चौथ है तो मेरा निर्जला व्रत है। चांद को देखकर कबीर के हाथ से अपना व्रत तोड़ूंगी। पंखुड़ी ने कहा तो वैभव ने मुंह बनाते हुए बोला, ओह, मैं तो भूल ही गया था। वैसे भी हमें क्या ही पता चलेगा, हमारे लिए कोई व्रत रखने वाली नहीं है ना, तो ढूंढ लो ना किसी को जो नेक्स्ट ईयर से तुम्हारे लिए व्रत रखेगी। पंखुड़ी बोली। करवा चौथ के बारे में सुनकर मन्नत को अपनी पुरानी यादें याद आने लगी। वह भी हर साल वेदांश के लिए व्रत रखती थी और साथ में कियारा भी। उस वक्त पंखुड़ी ने उसे नासमझी में टोका था, तू पागल हो गई है क्या? तुझे लगता है कि वेदांश तेरा व्रत तोड़ेगा? वह तो आने से रहा, फिर तू अपना व्रत कैसे तोड़ेगी? मन्नत बोली थी, वो भले ही मुझसे प्यार नहीं करते, पर मैं तो करती हूँ। जानती हूँ वह मेरा व्रत नहीं तोड़ेंगे, फिर भी मैंने किया है। दूर से उन्हें देखकर अपना व्रत तोड़ लूंगी, इस उम्मीद से कि यदि मेरा प्यार सच्चा होगा तो एक न एक दिन वह मेरा करवा चौथ का व्रत अपने हाथों से जरूर तोड़ेंगे। यही सोचते हुए मन्नत फिर से अपनी यादों से वापस आई। तभी पंखुड़ी बोली, मनु चलना मेरे साथ, मुझे मार्केट में कुछ काम है। मन्नत और पंखुड़ी ऑफिस से बाहर आ गई। मन्नत अभी भी अपने सोच में गुम थी। तभी पंखुड़ी ने पूछा, मनु तुझे भूख लगी थी ना, पहले तू कुछ खा ले, फिर हम मार्केट चलेंगे। नहीं, मैं नहीं खा सकती, मन्नत बोलते हुए आगे बढ़ी। पंखुड़ी तुरंत उसके पास आई और पूछी, एक मिनट, क्या कहा? तू कुछ नहीं खाएगी? पर तूने तो कहा था कि तुझे भूख लगी है। फिर कुछ सोचकर वो हैरानी से पूछी, ओह, तो तूने भी व्रत रखा है क्या मिस्टर राठौर के लिए? मुझे लगा कि तू इस बार व्रत नहीं रखेगी, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। मन्नत ने उदास मन से कहा, सच में पंखु, मुझे भी याद नहीं था, फिर भी मैं अब तक व्रत में ही थी। नहीं जानती कि मुझे करना चाहिए या नहीं, लेकिन दिल मुझसे बगावत कर रहा है। एक बार फिर मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। 2 दिनों से मिस्टर राठौर से मेरा सामना नहीं हुआ है। मेरे सोने के बाद आते हैं और मेरे उठने से पहले ही चले जाते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि वो अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। पंखुड़ी ने उसे दिलासा दिया, हो सकता है कि वो सच में बहुत बिजी हो और आज तूने अनजाने में ही सही, किस्मत ने तुम्हारा व्रत टूटने नहीं दिया। और अब तो तुझे वेदांश प्यार भी करने लगे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा व्रत तोड़ने जरूर आएंगे। कैसे आएंगे जब उन्हें मालूम ही नहीं है कि मैंने व्रत रखा है? मन्नत मायूस होकर बोली। पंखुड़ी मुस्कुराई, प्यार सब पता कर लेता है जान। इधर राठौर मेंशन, करवा चौथ की शाम। राठौर मेंशन के गार्डन में आज करवा चौथ का भव्य प्रोग्राम रखा गया था। सुहागनें सभी अपने चांद का आने का इंतजार कर रही थी। शेखावत परिवार भी यहीं आया हुआ था। गार्डन एरिया में सारा प्रोग्राम रखा गया था। व्रत टूटने के बाद भोजन की भी शानदार व्यवस्था की गई थी। सभी औरतें रेड कलर की साड़ियाँ पहनी हुई थी, तो वही पुरुष रेड कलर के कुर्ते पैजामे पहने हुए थे, जिससे माहौल में एक उत्सव की रौनक थी। नूतन जी इस वक्त किचन में थी। तभी वहां कियारा आई। कियारा ने आज प्लाजो पैंट और कुर्ते के साथ मांग टीका, कानों में झुमका, आंखों में काजल और होठों पर रेड लिपस्टिक लगा रखी थी। वह इंडियन अटायर में बेहद खूबसूरत लग रही थी। नूतन जी उसे देखते ही मुस्कुराई और बोली, अरे बेटा, आप तो चांद का टुकड़ा लग रही हैं, लेकिन यह क्या, इस चांद के टुकड़े जैसे चेहरे पर फीकापन क्यों है? कियारा ने अपनी मासूमियत भरी अंदाज ओढ़ा और बोली, आंटी, हमेशा की तरह मैंने इस बार भी वेद के लिए व्रत रखा है। भले ही वो सगाई तोड़ चुके हैं,
लेकिन मैंने तो पूरे दिल से उन्हें प्यार किया है और आगे भी करती रहूंगी। खैर, उनकी भी कोई गलती नहीं है। मनु ने जरूर कोई अच्छा बनने का ढोंग किया होगा उनके सामने। नूतन जी ने भी सहमति में सिर हिलाया। जानती हूँ बेटा, वो लड़की बहुत चालाक है, लेकिन इस बार वेद मेरी भी नहीं सुन रहे हैं। खैर, मुझे खुशी है कि आप वेद के लिए व्रत रखी हैं। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी और आप चिंता मत कीजिए। हमेशा की तरह आज भी वो आपका व्रत तोड़ेंगे। नूतन जी ने कह तो दिया था, लेकिन उनके चेहरे पर भी शक की परछाई थी कि क्या वेद आज ऐसा कुछ करेगा या नहीं। इधर गार्डन एरिया में पंखुरी भी आज रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और कबीर कुर्ता पजामा पहने हुआ था। जहां पंखुरी दिखने में सुंदर लग रही थी, वहीं कबीर हमेशा की तरह हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। कबीर तिरछी नजरों से पंखुरी को देख रहा था, इशारों इशारों में उसे छेड़ रहा था, जिससे वो शर्मा जाती थी। दूर खड़ी सहानी उन्हें देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। तभी अपनी बेटी को अकेला और दुखी देख अंगद, जो नूतन जी का व्रत तोड़ने के लिए आया था, उसके पास आते हैं। उन्होंने सहानी की नज़रों का पीछा किया तो देखा कि वो कबीर को देख रही थी। अंगद ने उदास आवाज़ में पूछा, आप कबीर को भूल नहीं पाई हैं बेटी? अंगद के सवाल से सहानी का दर्द छलक उठा। उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो गई। वह अंगद के सीने से लिपटकर रोने लगी। उसकी आवाज़ टूटती हुई थी। डैड, मैं कबीर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगी। पंखुरी ने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया डैड। अंगद ने अपनी बेटी को धीरे धीरे शांत किया। उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन उसकी नज़रें पंखुरी पर टिक गई। पंखुरी की खूबसूरती ने उसके मन में अजीब सी हलचल पैदा कर दी और उसकी आंखों में हवस की झलक थी। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था और दिमाग में अटपटी सी विचारों की लहर दौड़ रही थी। कुछ ही देर में मन्नत भी वहां आ गई। उसने रेड कलर की अनारकली सूट पहन रखी थी। उसके बाल खुले थे, माथे पर बिंदी लगी थी और होठों पर नेचुरल लिपस्टिक थी। मेकअप की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी उसे, क्योंकि उसकी प्राकृतिक सुंदरता ही हर किसी की नज़र खींच रही थी। मन्नत का मन यहाँ आने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन पंखुरी के कहने पर वह आई थी। अंगद की नज़र मन्नत पर जैसे ही पड़ी, उसके चेहरे पर गंदी सी मुस्कान आ गई। मन्नत सबसे पहले अपने दादाजी के पास गई और उनका आशीर्वाद लिया। केशव जी हंसते हुए बोले, हमारी बच्ची, सच में आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मुझे बहुत खुशी है बेटा कि आप यहाँ आई। इसी बीच ओम जी, राजवीर जी, कबीर और विनोद जी भी वहीं मौजूद थे। राजवीर जी ने सोचा कि मन्नत उनके पास आशीर्वाद लेने आएगी, लेकिन मन्नत ने सभी को इग्नोर कर पंखुरी की ओर बढ़ी। उसने कहा, मुझे बहुत अजीब लग रहा है पंखु। लगता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं हूँ ना, तो फिर इतना घबराने की क्या बात है? पंखुरी भी मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे आना ही चाहिए था। तू यहाँ आकर बिल्कुल सही की है। अभी वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ कबीर आया, ताकि वो मन्नत से बात कर सके। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचा और कुछ बोलने को हुआ, मन्नत उसके पास से गुजरकर दूसरी साइड चली गई। पंखुरी ने कबीर को देखा और मजाक में बोली, लगे रहिए पतिदेव, वह जरूर मानेगी। खैर, आज का दिन रहने दीजिए, फिर कभी कोशिश कीजिएगा। वहीं दिव्या जी, नूतन जी, मोहिनी और मौजूद सभी की नज़र जैसे ही मन्नत पर पड़ी, सभी चौंक गए, क्योंकि वहाँ किसी को मन्नत के आने की उम्मीद नहीं थी। दिव्या जी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन नूतन जी की भवें सिकुड़ गई थी। वह गुस्से से आगे बढ़ी ही थी कि किसी ने कहा, देखो देखो, चांद निकल आया। नूतन जी के कदम रुक गए और उनकी नज़र चांद पर चली गई। वहीं मन्नत अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रही थी, हर ओर तलाश करती हुई कि कहीं वेदांश दिखाई दे जाए, लेकिन वेदांश कहीं नहीं था। उसका चेहरा धीरे धीरे उतर गया, आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। उसे लगा कि इस साल का व्रत भी बिना वेदांश के पूरा होने वाला है, लेकिन वह इस बात से बेपरवाह थी कि राठौर मेंशन के टॉप फ्लोर से वेदांश की नज़र उसकी चांद सी मन्नत पर टिकी थी। उसने भी रेड कलर का कुर्ता पैजामा पहन रखा था। उसके ऊपर के 2 बटन खुले थे और उसका अंदाज बड़ा कतिलाना लग रहा था। मन्नत को देखते ही उसकी आंखें उस पर और भी इंटेंस हो गई थी। सभी सुहागनें अपने अपने पतियों के साथ अपना व्रत
खोलने लगी थी। वहीं कियारा भी बेसब्री से वेद का ही इंतजार कर रही थी। तभी पंखुड़ी मन्नत को खींचकर ले आई और उसे भी पूजा करने को कहा। यह देख सभी औरतें हैरानी से मन्नत को देखने लगी कि आखिर उसने किसके लिए व्रत रखा है। नूतन जी जानती थी कि उसने व्रत वेदांश के लिए रखा होगा। वहीं दिव्या जी भी समझ चुकी थी, लेकिन कुछ औरतें फुसफुसाहट में बातें करने लगी थी। तभी पंखुड़ी बोली, देख मनु, अपना व्रत तोड़, जिसको जो बोलना है बोलने दे, हमारे साथ पूजा कर। मन्नत ने भी उन औरतों को इग्नोर कर पंखुड़ी के साथ पूजा शुरू की। उसने भी चांदी की छलनी चांद को देखने के लिए उठाई। उसने अपनी आंखें बंद करके जैसे ही अपनी आंखें खोली, छलनी के उस पार वेद का चेहरा नजर आया। यह देखकर उसका दिल धक सा रह गया। उसे लगा कि यह उसका कोई भ्रम होगा, लेकिन नहीं, वेद ठीक उसके सामने खड़ा था। वेद भी बहुत कोशिश कर रहा था कि वो मन्नत को इग्नोर करे, लेकिन आज वो चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो व्रत में थी और उसका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर मौजूद हर इंसान हैरान रह गया था। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मन्नत ने व्रत रखा और वेदांश वहाँ आएगा। वहीं कियारा की गुस्से से आंखें लाल हो गई थी। उसकी मुठिया उसकी पूजा की थाली पर कस गई थी। गुस्सा तो नूतन जी को भी बहुत आ रहा था, लेकिन वह लोगों के सामने तमाशा नहीं बनाना चाह रही थी। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वेदांश वहाँ आ जाएगा। तभी वेदांश बोला, जान, मेरी चांद तो आप है, तो मैं आपको देखकर अपना व्रत खोलूँगा। यह सुनकर मन्नत हैरान हो गई। आपने व्रत रखा है मेरे लिए? मन्नत मुश्किल से फुसफुसाई। कोई शक? वेदांश ने अपने अंदाज में कहा, जब आप मेरे लिए व्रत रख सकती हैं, तो क्या मैं अपनी जान के लिए व्रत नहीं रख सकता? यह सुनकर मन्नत कुछ नहीं बोली, बल्कि उसने शर्म और हैरत से अपनी नज़रें झुका ली। तभी नूतन जी वेदांश के पास आकर बोली, अच्छा हुआ वेद कि आप आ गए। चलिए, कियारा का व्रत खोल दीजिए। देखिए, उन्होंने आपके लिए व्रत रखा है। सुबह से बेचारी भूखी प्यासी है, आपको उनका व्रत तोड़ना चाहिए था। यह सुनकर एक पल के लिए वेदांश की आंखें सख्त हुई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह आज के दिन अपनी माँ को अपनी वजह से दुख नहीं पहुँचाना चाह रहा था, इसलिए वह बिना कुछ बोले आगे बढ़ा और सीधे मन्नत का व्रत खुलवाने लगा। यह देख नूतन जी को अपना बहुत बड़ा अपमान महसूस हो रहा था। वह बेहद शर्मिंदा हो गई थी। वहाँ मौजूद औरतें फिर से खुसुर फुसुर करने लगी थी। सभी मन्नत को लेकर भला बुरा बोलने लगी, क्योंकि अब तक तो सभी को यही मालूम था कि कियारा और वेदांश की सगाई हो चुकी है और बहुत जल्द दोनों की शादी होने वाली है। मन्नत के बारे में उनकी सोच जैसे पहले थी, अब भी वही थी। उनकी खुसुर फुसुर वेदांश साफ साफ सुन रहा था। अचानक उसकी ठंडी मगर अधिकार भरी आवाज़ गूंजी, यदि आप सबका व्रत पूरा हो चुका है तो मेरे ख्याल से अब आपको अपना व्रत खोलकर यहाँ से विदा ले लेनी चाहिए। उसकी आवाज़ में न गुस्सा था न कोमलता, बस एक ऐसा आदेश जिसे सुनकर हर कोई ठहर गया। एक पल के लिए हवा जैसे थम सी गई। पूजा की घंटियों की ध्वनि भी मानो रुक गई हो। नूतन जी का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उनकी प्रतिष्ठा, उनका गर्व, सब कुछ उस एक वाक्य के साथ जैसे चूर हो गया था। सोसाइटी में उनका अलग ही रुतबा था और अब सबकी निगाहें उन्हीं पर थी, पर वेदांश को कोई परवाह नहीं थी। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में ठंडापन और चाल में वही अडिग रौब जो सबको झुकने पर मजबूर कर देता था। वहाँ मौजूद मेहमान एक दूसरे को देखते हुए जल्दी जल्दी अपने व्रत खोलने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही मिनटों में गार्डन का वो चहल पहल भरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। कियारा अभी तक वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें लाल, होठ कांप रहे थे और उसके भीतर जलन और अपमान का तूफान मचल रहा था। उसके हाथों में थाली कांप रही थी, पर वेदांश की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वह बस शांत खड़ा था, मानो उसके लिए अब कियारा की मौजूदगी का कोई अर्थ ही ना रहा हो। उसने तो एक नज़र उस पर डाला भी नहीं था। वक्त वक्त की बात होती है, मानो उसके लिए अब कियारा की मौजूदगी का कोई अर्थ ही ना रहा हो। उसने तो एक नज़र उस पर डाला भी नहीं था। वक्त वक्त की बात होती है। आज जो कियारा महसूस कर रही थी, एक समय था यही अपमान, जिल्लत, मन्नत महसूस करती थी और तब कियारा को बहुत मज़ा आता था। लेकिन मन्नत को अच्छा नहीं लग रहा था ये सब। वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। उसके भीतर अजीब सी बेचैनी फैल गई।
उसे लगने लगा कि अब वहाँ एक पल भी रुकना सही नहीं होगा। चारों ओर लोगों की निगाहें थी, कुछ हैरानी से, कुछ ईर्ष्या से और कुछ ताने के भाव से उसे देख रहे थे। उसने चुपचाप अपनी थाली नीचे रखी, पंखुड़ी की तरफ देखी और धीमे से बोली, अब चलना चाहिए मुझे पंखु, यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा है। पंखुड़ी ने उसकी आंखों में झांका। वहाँ एक गहरी उलझन थी जिसमें दर्द, प्यार और शर्म तीनों एक साथ सिमटे हुए थे। उसने हल्के में हाँ में सिर हिलाई। मन्नत धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में झिझक थी, आंखों में बेचैनी। वह बस वहाँ से निकल जाना चाहती थी, सबकी नज़रों से दूर, इस माहौल से दूर। लेकिन तभी एक पल में सब कुछ थम गया। वो खुद को हवा में महसूस करने लगी। हैरान होकर उसने नजरें उठाई और उसके होश उड़ गए। वेदांश ने उसे अपनी बाहों में उठा रखा था। पूरा गार्डन सन्नाटे में डूब गया। हर एक नज़र उसी पर टिक गई। लोगों के चेहरे पर हैरानी में डर और डर में उत्सुकता घुली थी, पर किसी में इतना साहस नहीं था कि कुछ कह सके, क्योंकि सब जानते थे वेदांश राठौर के खिलाफ एक शब्द बोलना आग से खिलने के बराबर था। वेदांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें भी वही जानलेवा आकर्षण था। जान, अभी तो हमारा व्रत टूटा है और ऐसे में आप जा रही हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, पर आज मैंने आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल सोचा है। मन्नत की सांसें जैसे थम गई। वो अभी भी उसकी बाहों में थी, सबकी नज़रों के सामने, पर उसकी नज़रें बस वेदांश पर थी। चेहरे पर हल्की सी लाली और शर्म की झलक थी। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। वह कुछ कहना चाहती थी, पर उसके होंठ शब्दों को पकड़ ही नहीं पा रहे थे। वेदांश ने बिना एक शब्द और कहे सीधा आगे कदम बढ़ाया। गेट पर खड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उसे बड़े सलीके से अंदर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी जैसे ही राठौर मेंशन से बाहर निकली, लोगों ने बस एक दूसरे को देखा। कोई कुछ नहीं बोला, सबके चेहरे पर वही सवाल था, आखिर वेदांश राठौर के दिल में ये लड़की मन्नत है। और एक बार सबकी नज़र कियारा पर गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसे देख राजवीर जी और दिव्या जी को बहुत बुरा लगा। वही कबीर को भी उसकी दशा देख अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने पंखुड़ी की ओर देखते हुए कहा, अब हमें भी निकलना चाहिए वाइफी। यह सुनते ही पंखुड़ी का चेहरा लाल हो गया। उसकी नज़रें झुक गई, पर मुस्कान होठों पर ठहर गई। कबीर ने उसका हाथ थामा और दोनों चुपचाप वहाँ से निकल गए। थोड़ी ही देर में गार्डन फिर से खाली हो गया। जहाँ अभी कुछ देर पहले शोर, रोशनी और तमाशा था, अब बस सन्नाटा और ठंडी हवा थी, जो जैसे कोई अधूरी कहानी कह रही थी। वही नूतन जी गुस्से से दांत पीसते हुए अंदर चली गई। इसी बीच अंगद के चेहरे पर सातिर मुस्कान थी और वह भी मौका देखकर नूतन जी के पीछे चला गया। क्या होगा कहानी में आगे? क्या वेदांश और मन्नत की नज़दीकियाँ बढ़ रही है? अब क्या करेंगे कियारा और नूतन जी? अब कहानी लेगी कौन सा मोड़, यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।